नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज हम 5वें चैप्टर को पढ़ते हैं। अब 5वें चैप्टर का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आइए इन तीनों टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और एक-एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में बता रहा है, अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ ना दोस्तों। तो हमने अब तक मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा और प्राचीन में जो साम्राज्य थे उनके बारे में भी पढ़ा। तो हमने देखा कि किस तरह से उनका उत्थान हुआ और किस तरीके से उनका चल करके पतन भी हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे इसमें बता रहा है कि इस उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंचे और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। आइए जो इस चैप्टर की महत्वपूर्ण बातें उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। आगे है दोस्तों, बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। तो आइए जनजातीय समाज के बारे में पढ़ते हैं। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। तो दोस्तों जनजातियों के बारे में हमें पता चल रहा है कि जनजातियों में असमानताएं नहीं थी, क्योंकि वो उनका जो समाज था वो ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम और कर्मकांडों पे नहीं व्यवस्थित था, जिसके चलते उनमें असमानताएं देखने को नहीं मिलती। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। दोस्तों आप में से बहुत लोगों को जनजातीय लोग कौन होते हैं या कौन थे उनके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आइए इस चैप्टर के माध्यम से हम इनको समझते हैं और जानते हैं इनके बारे में कि कौन थे जनजातीय लोग। तो वही हमारा हेडिंग भी है कि जनजातीय लोग कौन थे, है ना। तो इसके बारे में बता रहा है कि समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वैश्विक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो दोस्तों जनजातीय लोगों का जो इतिहास है वो हमें उनके वाचिक और मौखिक परंपराओं से ही मिलता है, क्योंकि वो उसको संरक्षण करके रखते थे और हर नई आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में देते थे। और आगे इसमें बता रहा है कि जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि पंजाब में खोखर जनजाति पाई जाती थी। यहाँ बाद में गक्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो देखा आपने कि खोखर जनजाति थी वो 13वीं और 14वीं शताब्दी में तो बहुत प्रभावशाली हुई थी, लेकिन बाद के दौर में देखा जाए
तो 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बाद में गखर लोग या गखर जनजाति जो थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई और उनके मुखिया जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कमाल खान गखर, वो बादशाह अकबर ने मनसबदार भी बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगा और अरगून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। दोस्तों आप याद रखिएगा कि मुल्तान और सिंध में लंगा और अरगून जनजातियां फैली हुई थी। दोस्तों इस मानचित्र में आप प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र देख पा रहे होंगे, है ना। तो आपको यहाँ पे तमाम तरह की भारतीय जनजातियां देखने को मिल जाएंगी और किन क्षेत्रों में उनका विस्तार था वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो इस मैप को आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आप कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, उसके PYQ में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इस मैप को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए अपने चैप्टर में हम लोग और पढ़ते हैं। हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बहुत सारी जनजातियाँ देखी अलग अलग क्षेत्रों में। उसी प्रकार से इसमें हम लोग और आगे पढ़ रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच, है ना। तो आप याद रखिएगा बलोच जनजाति उत्तर पश्चिम में पाई जाती थी। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिम हिमालय में गढ़ी गडेरियों की जनजातियां रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था, है ना। तो हमने उत्तर पश्चिम भी देखा जहाँ पे कि बलूच जनजाति का प्रभुत्व था, और उसी तरीके से हम लोग उत्तर पूर्व का भी देखे कि उत्तर पूर्व भाग पर भी नागा, अहोम और सारी दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था। अब और आगे इसमें समझे तो मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक शेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेरों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे, है ना। तो मुंडा और संताल जो थे वो उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। साथ ही साथ हमने झारखंड और बिहार देखा तो यहाँ से भी मिलते थे, है ना। तो आपने यहाँ पे एक और चीज़ देखा कि 12वीं सदी में चेर सरदार शाहियों का भी उदय हो चुका था और बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने उन पे 1591 में हमला भी किया, लेकिन उनको अपने अधीन नहीं कर पाए। यहाँ पे कुल के बारे में समझा रहा है कि परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने कुल के बारे में भी समझा। इसमें और आगे बता रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कोली, बेरात और भी दूसरी जनजातियाँ मिलती थी। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी, है ना। तो इस तरीके से आपको जितने भी जनजातियां मिल रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इन सबको आप एरिया वाइज नोट डाउन कर लीजिएगा। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्रह बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ पे देखिए रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं, उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब दोस्तों खाना बदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन व ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय करते थे, है ना। तो जो खानाबदोश होते थे वो अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उसके बदले वो ऊन और घी का विनिमय करते थे। इस क्षेत्र में इस चीज़ को समझा भी रहा है कि घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उन्हें ऊँट पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे व अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे, ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आइए दोस्तों बंजारे जनजाति के बारे में पढ़ते थे। अभी आपने प्रयागराज में एक लड़की को वायरल होते हुए देखा जिसका नाम मोनालिसा था, तो भी बंजारे समुदाय से ही थी या बंजारे जनजाति से।
उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। क्या विवरण दिया उनके बारे में कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका भरवापों से मिलता जुलता है, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है ना। तो हमने यहाँ बंजारों के बारे में देखा। यहाँ खानाबदोशों के बारे में और बातें बता रहा है कि कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी भूमंतु सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों और गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जनजातियां थी, जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब हम लोग पढ़ते हैं बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी, है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। दोस्तों, यहाँ पे आपको जाति पर विचार विमर्श दिया हुआ है पढ़ने के लिए। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। इस वर्णन में बताया गया है कि वे रथकार रथकार मतलब रथ बनाने वाले लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। वे रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के काम काज तय किए जिनमें वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे, है ना। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि ब्राह्मणों ने एक सभा की और उसमें जो रथ बनाने वाले होते थे उनके कामकाज तय किए, जैसे कि वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर का द्वार बनाना, मूर्ति स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों के बने साज सामान तैयार करना, मंडप और राजा के लिए जेवर बनाना इत्यादि। नई जनजातियां और श्रेणियों में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि 11वीं और 12वीं सदी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुकरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई, है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से समाज बदलते जा रहा है। अब आइए दोस्तों, हम लोग नज़दीक से एक नज़र डालते हैं और कुछ विशेष जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला उदाहरण देखने को मिल रहा है गोंड जनजाति के बारे में। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं।
गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटे हुए थे। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे, है ना। तो हम लोग अकबरनामा के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा है। इसको किसने लिखा था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब दोस्तों, स्थानांतरीय कृषि क्या होता है इसको यहाँ पे समझा रहा है कि किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, उसकी राख में ही फसल को बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है, तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो आपने स्थानांतरीय कृषि के बारे में आप समझा। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरगोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसीलिए गढ़कटंगा के राजा अमन दास ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की। तो उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा तालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया, है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो गोंड थे उनमें भी राजपूत के रूप में मान्यता पाने की चाहत प्राप्त हुई। और इस क्रम में आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिला है कि अमन दास ने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की तथा उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल तालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। अमन दास, जिन्होंने संग्राम सहायक की उपाधि धारण की थी, जिनके पुत्र का नाम दलपत था, उन्होंने क्या किया था कि राजपूत राजकुमारी से, जिनका नाम दुर्गावती था, से विवाह किया था, है ना। तो और यहाँ पे बता रहा है कि दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाल ली। उसके समय में राज का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत लड़ता हुआ मारा गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे गढ़कटंगा के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि गोंडों का साम्राज्य था, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कहानी पढ़ा रानी दुर्गावती का। अब आइए और पढ़ते हैं इसमें। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे, ना। तो हम लोगों ने गोंडों के राज्य गढ़कटंगा के बारे में पढ़ा, है ना। उसके एक महत्वपूर्ण जो रानी थी, रानी दुर्गावती के बारे में भी पढ़ा। किस तरीके से उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए मर जाना बेहतर समझा आत्मसमर्पण करने के बजाय, और उसी में उनका पुत्र भी लड़ते हुए मारा गया। आइए अब हम लोग अहोम के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग ने देखा कि अहोम जो थे उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक थे। तो इनके बारे में बता रहा है कि अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कुछ हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया, है ना। तो अहोमों के बारे में हमने क्या क्या जाना कि जो अहोम थे वो म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। उन्होंने जो भूइयों या निहितों की भूस्वामी बोला जाता था, उनकी पुरानी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको हटा करके एक नए राज्य की स्थापना की तथा 16वीं सदी में उन्होंने चूटियों और पोच हाजों को अपने राज्य में मिला लिया। और दोस्तों, उन्होंने आग्नेय अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए।
लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका, है ना। तो आप यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं अहोम के बारे में। तो ये पूरा जो आपको एरिया देखने को मिल रहा है, ये अहोमों के क्षेत्र के अंदर आता था, अहोमों के साम्राज्य के अंदर आता था, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। शब्दों को आप ध्यान रखिएगा कि पाइक इन्हें कहते थे कि राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। किसान को अपना ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिर और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि अभिदान में दी गई। उनके बारे में बता रहा है कि शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक प्रथाओं को पूरी तरह से छोड़ा नहीं। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया भाषा में लिखा गया। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसको यहाँ पे समझते हैं। जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में लगातार आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत से विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविका अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही इनकार किया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ने 5वें चैप्टर को पढ़ा और इसमें हम लोग ने जनजातीय, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदायों के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए।